जो वीडियो पिछली वीडियो में था हमने देखा था कि जो पिट्यूटरी से पोस्टीरियर पार्ट से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेशन होते हैं। हम अब चर्चा करते हैं इसके एंटीरियर पार्ट से सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स के फंक्शन के बारे में। तो हमने देखा कि इसके एंटीरियर पार्ट से, जो पिछला वीडियो था उसमें हमने ये देखा था कि इसका जो एंटीरियर पार्ट है जिसे हम लोग एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं, उससे कुल 6 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, जिनको हम लोग एक बार और रिकेप कर लेते हैं। एक को नंबर 1 HGH हार्मोन था, दूसरा जो हार्मोन था वो प्रोलैक्टिन हार्मोन था, तीसरा हार्मोन जिसे TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कह लेते हैं हम लोग, और एक FSH या LH गोनाड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थे, और एक हार्मोन आपके था ACTH एड्रिनल कॉर्टेक्स ट्रॉपिक हार्मोन था। और हमने ये डिस्कस किया था इस पिछले वीडियो में, जब एडिनोहाइपोफाइसिस हम पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि ह्यूमंस में ध्यान रखने वाली बात है, इस बात पर ध्यान देना कि ह्यूमंस में पार्स इंटरमीडिया यानी इंटरमीडिएट लोब जो होता है वो एंटीरियर पार्ट डिस्टलिस के साथ मर्ज हो जाता है। ह्यूमंस में ये सेपरेट नहीं होता है, इसलिए इसका जो पार्स डिस्टलिस से एक हार्मोन का और सिक्रेशन होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, MSH कहते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि जो पार्स इंटरमीडिया होता है, इंटरमीडिएट जो लोब होता है वो लोब पार्स इंटरमीडिया के साथ पार्स डिस्टलिस के साथ क्या होता है, मर्ज हो जाता है। तो हमने देखा कि न्यूमेरिक कंडीशन में देखते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6 टाइप्स के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट द फंक्शन ऑफ द एडिनोहाइपोफाइसिस। हार्मोन के क्या क्या फंक्शन है, कैसे ये फंक्शन करता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का क्या फंक्शन होता है बॉडी के अंदर। ये बहुत कम मात्रा में निकलता है, और अब हमको देखना है कि हमने पढ़ा था स्टार्ट में जब हार्मोन्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तब हमने देखा था कि हार्मोन्स जो होते हैं बहुत ट्रेस अमाउंट में, बहुत कम मात्रा में बॉडी में सिक्रेट होते हैं। और ये इतनी कम मात्रा में सिक्रेट होने के बाद ये कैसे बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं या अदर जो एक्टिविटीज हैं उनको कैसे रेगुलेट करते हैं, अब हम चर्चा करते हैं कि ह्यूमन जो ग्रोथ हार्मोन है इसके ऊपर इसका बारे में, या इसकी जो फंक्शनल जो कैपेसिटी है वो कौन कौन सी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ह्यूमन जो ग्रोथ हार्मोन है इसकी क्या क्या फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर। तो हमने देखा था कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है वो एडिनोहाइपोफाइसिस से सिक्रेट होता है। और एडिनोहाइपोफाइसिस की जो एसिडोफिल सेल है, कौन सी सेल, एसिडोफिल सेल है, जिसका एक सोमेटोट्रॉप सेल, जिसकी सोमेटोट्रॉप सेल्स के द्वारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, इसे ब्यूटी हार्मोन भी कहा जाता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसका दूसरा नाम क्या है, ब्यूटी हार्मोन। इसे क्या कहा जाता है, ब्यूटी हार्मोन, कारण कि ये सुंदरता के लिए भी उत्तरदायी होता है कहीं ना कहीं, इसलिए इसका नाम ब्यूटी हार्मोन्स भी है। मैं कंपटीशन की जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, कई बार इस हार्मोन्स को इस नाम से पूछा जाता है, विच हार्मोन इज नोन एज ए ब्यूटी हार्मोन। तो ये ब्यूटी हार्मोन भी कहलाता है। आपको ये ध्यान रखने वाली बात है, कहीं कंपटीशन एग्जाम्स में या एंट्रेंस एग्जाम्स में इस नाम से ये क्वेश्चन आ सकता है सामने, तो आपको ये माइंड में रखना है, दिस हार्मोन इज कॉल्ड ब्यूटी हार्मोन। समझिए बात को। अब देखिएगा जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है, ह्यूमन जो ग्रोथ हार्मोन है, ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो एडिनोहाइपोफाइसिस है, एडिनोहाइपोफाइसिस जो ग्लैंड होती है जिसे हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं, दिस इज एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी। आई टोल्ड यू, मैं आपको बता चुका हूं, दिस इज ए ग्लैंडुलर पार्ट, और इसका जो सोर्स होता है वो रेथकेज पाउच होता है। क्या होता है, उससे ये डेवलप होता है। मैं एक बार आपको रिकेप करवा रहा हूं। एडिनोहाइपोफाइसिस के अंदर कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें हम लोग एसिडोफिल कहते हैं, एसिडोफिल सेल कहा जाता है। इस एसिडोफिल की कौन सी सेल, सोमेटोट्रॉप जो सेल होती है, सोमेटोट्रॉप सेल से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH का सिक्रेशन होता है। जब इसके कोरेस्पोंडेंस में हाइपोथैलेमस से, कहां से, हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है जिन्हें GH, RH और GHIH कहा जाता है। GHIH या IF कहा जाता है ना। ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन या ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन जो हाइपोथैलेमस में इसके कोरेस्पोंडेंस से आते हैं। हाइपोथैलेमस से जब रिलीजिंग हार्मोन आता है तो एसिडोफिल्स की सोमेटोट्रॉप्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, और वो GH हार्मोन का सिक्रेशन
करती है। और ये जीएच हार्मोन अपनी बॉडी में चलकर फिर क्या फंक्शन करता है, क्या कैसे वो एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके क्या क्या फंक्शन है, इसका नंबर वन फंक्शन जो है वो क्या होता है बॉडी के अंदर। हम इन फंक्शंस के बारे में मैं एक बार इनको लिस्टेड कर देता हूं, उसके बाद में हम लोग इसके ऊपर डिटेल से चर्चा करेंगे कि ये कैसे फंक्शन करता है। पहला इसका जो फंक्शन होता है, इसका पहला फंक्शन क्या होता है, ये माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक सेल डिवीजन। कौन सा, माइटोटिक सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को क्या करता है, इंक्रीज करता है, बढ़ाता है बॉडी के अंदर। माइटोटिक सेल डिवीजन को क्या करता है, बढ़ाता है। समसूत्री विभाजन, समसूत्री कोशिकीय विभाजन जो होता है उसको क्या करता है, बढ़ाता है, उसकी मतलब तीव्रता लाता है, उसमें वृद्धि करता है। दूसरा जो इसका फंक्शन जो होता है, दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है, इट्स कॉजेज ग्रोथ ऑफ टिश्यूज, causes growth of tissues which capable in growth। याद रखने वाली बात है, मैंने जो सेकंड लाइन बोली इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बोला this causes the growth of the tissue which capable in growth। याद रखने वाली बात है, ये समझने वाली बात है, हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद थोड़ी देर बाद में कि ये कैसे कैसे फंक्शनेट करता है। कुछ इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, मेटाबॉलिक फंक्शन होते हैं इसके, कुछ इसके क्या होते हैं, मेटाबॉलिक फंक्शन होते हैं। ये मेटाबॉलिक, क्योंकि जब बॉडी को अंदर ग्रोथ करवानी है तो इसको मेटाबॉलिक फंक्शंस को क्या करवाना पड़ेगा, रेगुलेट करवाना पड़ेगा। चौथा इसका काम क्या होता है, कई बार कुछ बुक्स, टेक्स्ट बुक लिखती हैं कि ये मिल्क सिक्रेशन को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। मिल्क सिक्रेशन को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है, मिल्क सिक्रेशन को भी बढ़ाता है। नंबर 5 इसका काम क्या होता है, ये यूरिया और यूरिन के एक्सक्रीशन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। यूरिया एंड यूरिन के एक्सक्रीशन जो होता है को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो मैंने आपको इसके मेन जो फंक्शंस थे वो बताया आपको। देखिए ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के क्या क्या फंक्शन है, ये माइटोटिक सेल डिवीजन को बढ़ाता है, इट्स कॉजेस द ग्रोथ ऑफ द टिश्यू व्हिच कैपेबल इन द ग्रोथ। तीसरा जो फंक्शन है वो मेटाबॉलिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ये रेगुलेट करता है। चौथा जो फंक्शन है ये मिल्क सिक्रेशन को बढ़ाता है। मैं स्टेरिक मार्क्स लगा रहा हूं, कुछ टेक्स्ट बुक लिखती है, ये कुछ टेक्स्ट बुक ये भी लिखती है कि मिल्क सिक्रेशन को बढ़ाता है और यूरिन एक्सक्रीशन को भी इंक्रीज करता है। चलिए हम लोग इनके बारे में चर्चा करते हैं, ये डिस्कस करते हैं कैसे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है इन फंक्शंस को रेगुलेट करता है। मैंने जैसे आपको बताया कि ये सेल डिवीजन को इंक्रीज करता है। जनरल सी बात है कि जब बॉडी में ग्रोथ करवानी होगी या नए टिश्यू बनाने होंगे तो सेल डिवीजन होना रिक्वायर्ड है। अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। तो ये बात हमको समझ में आती है कि जब बॉडी के अंदर अगर बॉडी के टिश्यूज की ग्रोथ करवानी है इन द लेंथ एंड ब्रेड दोनों के अंदर, अगर उसका हमको एरिया बढ़ाना है तो सेल डिवीजन करवाना बहुत आवश्यक होगा। तो ये बात आपको समझ लेनी है। दूसरा इसका जो फंक्शन है वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड, इट कॉजेस ग्रोथ ऑफ टिश्यू व्हिच कैपेबल इन ग्रोथ। एक छोटे से एग्जांपल से समझिएगा कि कैसे ये मतलब कि ग्रोथ को कैपेबल बनाता है। मान लीजिएगा ये बोन है, इसका जो दूसरा फंक्शन है, मान लीजिएगा ये कोई बोन है और ये बोन जो होती है जब छोटा बच्चा होता है तब इसके दोनों एंड जो है इसकी शाफ्ट से फ्यूज नहीं होते। छोटा बच्चा जब होता है तब इस बोन्स के दोनों एंड जो होते हैं वो इसकी शाफ्ट से फ्यूज नहीं होते, ये इसके दोनों एंड है और ये शाफ्ट है। जब बचपन में यानी चाइल्डहुड कंडीशन में अगर ग्रोथ हार्मोन जब आएगा तो वो क्या करेगा, इस बोन की लेंथ को बढ़ाएगा और दोनों एंड्स क्या हो जाएंगे, एटलीस्ट इसकी शाफ्ट से फ्यूज हो जाएंगे। दोनों एंड इसके शाफ्ट से क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। अगर फ्यूज हो गए, फ्यूज होने के बाद में अगर ग्रोथ हार्मोन आ रहा है तब वो इसकी लेंथ को नहीं बढ़ा सकता, तब इसकी लेंथ को क्या नहीं कर सकता, लेंथ को नहीं बढ़ा सकता। हाँ, इसकी गर्थ को बढ़ा सकता है। इसकी क्या कर सकता है, गर्थ को बढ़ा सकता है। लेंथ फुल होने के बाद में फिर इसकी लेंथ नहीं बढ़ सकती। इसलिए मैंने आपको बोला इट्स कॉजेस ग्रोथ एंड कॉजेस ग्रोथ ऑफ टिश्यू व्हिच कैपेबल इन ग्रोथ। तो ये बात हमको समझ लेनी है कि मेनली जो ग्रोथ हार्मोन है इसका क्या फंक्शन है। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि ये उन टिश्यू की ग्रोथ को
इंक्रीज करता है, जो ग्रोथ करने में क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं। अब हमको समझना है कि अपनी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज होते हैं वो टिश्यूज दो टाइप्स के होते हैं। ये कौन कौन से टिश्यू के अंदर, कौन कौन से टिश्यू के अंदर क्या करवाता है, ग्रोथ करवाता है। अगर हम लोग टिश्यू की बात करते हैं, टिश्यू की बात करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आता है तो दो टाइप्स के टिश्यू के अंदर ग्रोथ करवाता है। नंबर 1, आप यहाँ से हाथ पकड़ के देखिएगा, जब हाथ दबाएंगे, इसको पुशअप करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ हार्ड पार्ट नजर आएगा जिसको हम लोग बोन कहते हैं या स्केलेटल टिश्यू कहते हैं। तो ये पहला जो काम होता है ये किसमें ग्रोथ करवाता है, बोन में ग्रोथ करवाता है। दूसरा जो है, अगर आप देखेंगे तो स्केलेटल टिश्यू के चारों तरफ कुछ सॉफ्ट पार्ट होता है जो इसको कवर्ड करके रखता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्ट टिश्यू कहते हैं। ये दोनों में ग्रोथ करवाता है, यानी कि बोन में भी ग्रोथ करवाता है और सॉफ्ट टिश्यू में भी ग्रोथ करवाता है। और इन दोनों में जो ग्रोथ होती है वो प्रोपोर्शनेट ग्रोथ होती है, दोनों में समानुपातिक ग्रोथ करवाता है। ऐसे नहीं है कि बोन्स को बढ़ा दिया, सॉफ्ट टिश्यू को नहीं बढ़ाया तो ये फिर तो एब्नॉर्मलिटी हो जाएगी। इसलिए इसको दोनों को ही क्या करवाना पड़ता है, ग्रोथ करवाना पड़ता है। अगर बचपन में ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है तो बच्चा बोना रह जाता है, जिसे पिट्यूटरी ड्वार्फ कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, उसकी हाइट नहीं बढ़ती है, छोटा रह जाता है कद में। और आपने देखा होगा, आपको बहुत सारे ऐसे पर्सन मिले होंगे जिनके अंदर ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा मतलब कि आपको इसके अंदर क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा थायराइड ड्वार्फिज्म से और पिट्यूटराइन ड्वार्फिज्म से। कि ग्रोथ हार्मोन की वजह से होने वाला ड्वार्फ जो होता है वो मेंटली रिटार्ड नहीं होता, बट कि थायराइड के हार्मोन से होने वाला जो ड्वार्फिज्म है वो एक प्रकार की कंजराइटल प्रॉब्लम होती है। कैसी प्रॉब्लम होती है, कंजराइटल प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर जो पर्सन है, दिस इज डिफरेंट इन द थायराइड ड्वार्फिज्म। इसकी कमी से होने वाला जो ड्वार्फिज्म है वो थायराइड के ड्वार्फिज्म से क्या होता है, बहुत ज्यादा अलग होता है। तो चलिए हमको समझ में आ गया कि कैसे ये बॉडी के अंदर ग्रोथ करता है। तो मैंने इसका दूसरा जो फंक्शन बताया आपको, कॉजेज द ग्रोथ ऑफ द टिश्यू व्हिच कैपेबल इन ग्रोथ, कॉजेज द ग्रोथ ऑफ टिश्यू व्हिच कैपेबल इन ग्रोथ। इसका तीसरा फंक्शन देखिए। अब देखिए, हमने बोला कि ये बॉडी के अंदर जो है ग्रोथ करवाता है, ग्रोथ करवाता है। तो ग्रोथ करवाने के लिए इसको कुछ मेटाबॉलिक फंक्शंस भी करने पड़ेंगे। अगर मेटाबॉलिक फंक्शंस रेगुलेट नहीं होंगे तो ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी। तो देखिए, इसके जो मेटाबॉलिक फंक्शन जो है वो कौन कौन से हैं। अगर आप मेटाबॉलिक फंक्शन की बात करते हैं तो मेटाबॉलिक फंक्शन जो है उसके अंदर 3 चीज शामिल की जाती है। इसके जो मेटाबॉलिक फंक्शन है इसमें 3 चीजें शामिल होती है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि हमारी बॉडी की जो जितनी भी उपापचयी क्रियाएं हैं, जिनको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिज्म जो है वो अपनी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, या कोई भी चीज जो रिक्वायर्ड होता है उसका सिंथेसिस करवाता है। कोई भी जो मतलब कि बायोमोलिक्यूल्स है उसका सिंथेसिस करवाने का काम मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के द्वारा ही होता है। और मेटाबॉलिज्म प्रोसेस अगर अपना बैलेंस्ड है तो अपनी बॉडी की ग्रोथ भी प्रॉपर होती रहेगी। अगर अनबैलेंस्ड हो गया मेटाबॉलिज्म तो बहुत ज्यादा डिजीज हो जाएगी। इट्स कॉजेज फॉर अनबैलेंस मेटाबॉलिज्म इज कॉजेज ऑफ डिजीज, द मैनी काइंड ऑफ द डिजीज। ये बहुत बड़ा एक इशू हो जाएगा। तो हम देखते हैं ये मेटाबॉलिज्म को कैसे फंक्शन करता है। देखिए, इसके मेटाबॉलिज्म के अंदर सबसे पहले ये कैसे कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म के अंदर सबसे पहले देखिए आप लोग प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म है वो कैसे करवाता है। प्रोटीन प्रो का मतलब होता है फर्स्ट, विच इज रिक्वायर्ड फर्स्ट, विच इज प्रो दैट मींस विच इज रिक्वायर्ड फर्स्ट। मतलब प्रोटीन एक ऐसा बायोमोलिक्यूल है जो अपनी बॉडी के ग्रोथ के लिए सबसे पहले रिक्वायर्ड होता है। प्रोटीन इज अ मेजर बायोमोलिक्यूल इन आवर बॉडी या एनी एनिमल्स बॉडी। ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ये सबसे पहले रिक्वायर्ड होता है। प्रोटीन का ये क्या करता है, एनाबोलिज्म करवाता है। दिस हार्मोन इज कॉजेज द एनाबोलिज्म ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का क्या करवाता है, एनाबोलिज्म करवाता है। और रिटार्ड कैटाबोलिज्म, रिटार्ड क्या करता है, कैटाबोलिज्म करता है। यानी कैटाबोलिज्म को ये क्या करता है, बंद कर देता है। प्रोटीन का कैटाबोलिज्म नहीं होने देता और इसका एनाबोलिज्म होता है। वी नो दैट इन द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस द 2 टाइप्स ऑफ द एक्टिविटीज आर इंक्लूड्स। 2 टाइप्स की एक्टिविटी इंक्लूड होती है, वन इज एनाबोलिज्म, अदर इज कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म में क्या होता है, सिंपलर कंपाउंड को जोड़ा जाता है और क्या किया जाता है, एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाया जाता है, वो एनाबोलिज्म होता है। कैटाबोलिज्म में क्या होता है कि large molecules are break down into the simpler compound, large molecules are break down into the simpler compound। मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं कि
प्रोटीन्स का जो प्रोटीन एक पॉलीमर है जो अमीनो एसिड्स का पॉलीमर होता है। प्रोटीन्स के अंदर क्या किया जाता है, अमीनो एसिड्स को एक सीक्वेंस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जोड़ा जाता है और एक लॉन्ग पेप्टाइडल चेन बनाई जाती है जिसे हम लोग प्रोटीन कहते हैं। और ये प्रोटीन जो का सिंथेसिस है वो आपको पता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है बॉडी सेल्स के अंदर। एक्चुअली में क्या होता है कि प्रोटीन्स के सिंथेसिस के लिए जो इन्फॉर्मेशन होती है वो अपने बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर न्यूक्लिक एसिड के अंदर जेनेटिक कोड्स के फॉर्म में होती है। दे आर ट्रांसक्राइब्ड इनटू द mRNA मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए comes out in cytoplasm and go at the ribosomes। राइबोसोम्स पर पहुंचता है और वहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं वो जेनेटिक कोड के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, जेनेटिक कोड के फॉर्म में डीएनए के ऊपर क्या रहती है, स्टोर्ड रहती है, और उनको ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखित किया जाता है एमआरएनए में, जिसे संदेशवाहक आरएनए कहा जाता है। और वो आरएनए वहां से निकलकर, कहां से निकलकर, न्यूक्लियस से निकलकर साइटोप्लाज्म में आता है, जहां पर राइबोसोम्स पर पहुंचकर वो प्रोटीन का संश्लेषण का काम करता है। तो ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इज induce the transcription and protein synthesis। अगर आपसे कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन एनाबॉलिज्म को कैसे इंक्रीज करता है, तो ये प्रोटीन एनाबॉलिज्म के लिए आपको ट्रांसक्रिप्शन लेवल तक ले जाकर इसके बारे में क्वेश्चंस किया जा सकता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से माइंड में रखना है स्टूडेंट्स कि प्रोटीन्स का जो एनाबॉलिज्म है उसको कैसे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा कंट्रोल करता है। हमको ये बहुत अच्छे से पता है कि प्रोटीन अगर बनाना है तो प्रोटीन बनाने के लिए जो डीएनए होगा, डीएनए से भी ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बनाना पड़ेगा, और आरएनए कौन सा, एमआरएनए बनाना पड़ेगा। इसके लिए तीनों आरएनए चाहिए, आरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। और ये एमआरएनए कहां पहुंचेगा, एटलीस्ट राइबोसोम पे पहुंचेगा, राइबोसोम पे जाएगा और राइबोसोम पर जाकर क्या करेगा, ट्रांसलेशन का काम करवाएगा, ट्रांसलेशन करवाना पड़ेगा। और ट्रांसलेशन से फिर क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी, जिसे हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन एनाबॉलिज्म कहते हैं। इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, इसको प्रोटीन के निर्माण को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं और ट्रांसलेशन भी कहते हैं। आपको यहाँ पर जेनेटिक्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस करना होगा। मैंने कभी आपने पढ़ा होगा, मैं पढ़ाऊंगा आपको, और मेरे बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है। तो ग्रिप्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट अलग है और ये ट्रांसफॉर्मेशन अलग है, तो दोनों में आपको बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट करना है। तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इज मैनुअली आपको अच्छे से याद रखना है, क्या करता है, प्रोटीन एनाबॉलिज्म को क्या करता है, इंड्यूस करता है, और प्रोटीन कैटाबॉलिज्म को रिटार्ड करता है, रोकता है, आगे नहीं बढ़ने देता। इज इट क्लियर? अगर मान लीजिए प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म हो जाएगा और प्रोटीन्स आर ब्रेक डाउन इनटू द अमीनो एसिड्स व्हिच आर यूज्ड एज एनर्जी सोर्स, देन दिस प्रोसेस इज कंप्लीटली अनयूजुअल। फिर ग्रोथ नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हमको बॉडी के अंदर नए टिश्यू बनाने हैं तो प्रोटीन की सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी, और प्रोटीन होगा तो नए टिश्यू बनेंगे। तो आई होप कि आपको ये कार्य पूरी की पूरी ये जो बात है वो समझ में आई होगी। सेकंड थिंग देखिए, जो लिपिड का जो मेटाबॉलिज्म वो कैसे करता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो लिपिड मेटाबॉलिज्म कैसे करवाता है। लिपिड मेटाबॉलिज्म, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे एक चौथा फंक्शन लिखा, मिल्क सिक्रेशन, मिल्क सिक्रेशन में भी हेल्प करता है। कुछ टेक्स्ट बुक लिखती है, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ टेक्स्ट बुक में ये लिखा हुआ आपको मिलेगा, मिल्क सिक्रेशन का काम भी करता है। तो ये जो मेटाबॉलिक फंक्शन ही का ही पार्ट है, दिस मिल्क सिक्रेशन वाला पार्ट जो है मेटाबॉलिक फंक्शन का ही एक पार्ट है। देखिएगा, हम लोग इसको डिटेल में चर्चा करते हैं कि मेटाबॉलिक फंक्शन का जो दूसरा पार्ट है, इसका जो दूसरा पार्ट है जैसे लिपिड, लिपिड पर इसका कैसे रोल होता है। लिपिड का ये क्या करवाता है, लिपोलाइसिस करवाता है। क्या करवाता है, लिपोलाइसिस। लिपोलाइसिस का मतलब क्या होता है, लिपिड को ये हाइड्रोलाइज करवाता है एंड ब्रेक डाउन इनटू द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ब्रेक डाउन इनटू द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो ये हमको समझने वाली बात है। एक्चुअली में क्या होता है कि जो लिपिड होता है वो बॉडी के अंदर एडिपोज, इसमें एडिपोज जो टिश्यू होते हैं, एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर होता है ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में, ठीक है। तो ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन क्या आएगा, एडिपोज जो टिश्यू होते हैं, एडिपोज टिश्यू से क्या करेगा, लिपिड को फ्री करेगा और उसको क्या करवाएगा, उसको इंड्यूस कराएगा। उसको क्या करवाएगा, इंड्यूस कराएगा, जिसमें फैटी एसिड में तोड़ेगा, फैटी एसिड में तोड़ेगा। और ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ब्लड में, किसमें, ब्लड में किसके फॉर्म में फ्लो होंगे, NEFN, नॉन एस्ट्रिबाइड फैटी एसिड के फॉर्म में फ्लो होंगे। बहुत अच्छे से माइंड में रखना है कि ये लिपिड का मेटाबॉलिज्म करता है और लिपिड का क्या कराता है, कैटाबॉलिज्म, लिपोलाइसिस कहते हैं इसका, यानी इसका क्या करवाता है, ऑक्सीडेशन करवाता है। और जब लिपिड का ऑक्सीडेशन होगा तो हमको पता है कि बॉडी को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। बॉडी को जो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है वो लिपिड के थ्रू करवाता है।
अच्छा, अब हमको ये समझ में आ रहा है कि प्रोटीन के थ्रू क्यों नहीं करवाता, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बात बताई। अगर प्रोटीन से एनर्जी आप इजीली ले सकते हैं, अगर प्रोटीन से एनर्जी लेने में कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं, प्रोटीन से एनर्जी ले सकते हैं। अगर प्रोटीन से एनर्जी लेंगे तो फिर ये प्रोसेस जो है वो क्या हो जाएगा, अनर्थक हो जाएगा, बिना काम का हो जाएगा। और आपको पता है प्रोटीन से एनर्जी लेने के लिए प्रोटीन को कहीं ना कहीं अमीनो एसिड में टूटना पड़ेगा, और उनको उन अमीनो एसिड को कहीं ना कहीं मतलब किसी भी तरीके से, चाहे वो आप जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी के अंदर जब ऑक्सीडेशन व मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जब पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि प्रोटीन जो होती है बॉडी के अंदर टिश्यू के अंदर उनको ब्रेक डाउन किया जाता है अमीनो एसिड्स में, और उनको ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन यानी क्रेब्स साइकिल के अंदर घुसना पड़ता है, एंड देन आर प्रोड्यूस द एनर्जी। तो ये एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के दौरान तो ये अनयूजुअल और प्रोसेस हो जाएगा। और प्रोटीन से अगर एनर्जी लेंगे तो फिर नए टिश्यूज का फॉर्मेशन नहीं होगा, और नए टिश्यू नहीं बनेंगे तो फिर ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। इसलिए तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, लिपिड का लिपोलाइसिस करवाता है और उससे एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करता है। तो मुझे ये दोनों काम समझ में आ गए। इसकी जो मेटाबॉलिज्म है, इसकी जो मेटाबॉलिक फंक्शन के अंदर इसका जो लिपिड का जो काम है वो समझ में आ गया, और प्रोटीन का जो काम है वो समझ में आ गया। और तीसरा इसका काम देखिए, तीसरा इसका जो मेटाबॉलिक फंक्शन है वो देखिएगा। तीसरा इसका जो मेटाबॉलिक फंक्शन है वो कैसा है, ये कार्बोहाइड्रेट को कैसे मेटाबोलाइज करवाता है, कार्बोहाइड्रेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एज एनर्जी सोर्स। हमको पता है, हमने बहुत बार पढ़ा है और हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो हमने देखा कि प्रोटीन का और लिपिड का ये मेटाबॉलिज्म कैसे करवाता है। अब इसका देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है उसका कैसे मेटाबॉलिज्म करवाता है, एक छोटे से एग्जांपल से समझिएगा। ब्लड जो होता है, ब्लड के अंदर मिनिमम 70 मिलीग्राम % जो होता है ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है। 70 मिलीग्राम जो है वो ग्लूकोज चाहिए ही चाहिए। इतना मतलब एटलीस्ट टाइम में, मतलब कम से कम इस मात्रा में आपको ब्लड में एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में क्या होता है, ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है। अगर फास्टिंग अपन ग्लूकोज की बात करते हैं तो ब्लड में ये 70 to 100 मिलीग्राम % ग्लूकोज बॉडी के अंदर होता है, ब्लड के अंदर। अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्यों सर इसके इतने मिलीग्राम % की क्या रिक्वायरमेंट हो गई बॉडी के अंदर। इतने मिलीग्राम % की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है कि अपनी बॉडी के जो ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो केवल और केवल ग्लूकोज से ही, कौन, न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स जो होती हैं वो केवल और केवल एनर्जी किससे ले सकती है, एनर्जी जो है वो किससे ले सकती है, वो ग्लूकोज से ले सकती है। तो अब हमको ब्लड के अंदर इतना कम से कम ग्लूकोज चाहिए ही चाहिए। अगर इससे कम ग्लूकोज हो गया, इससे कम ग्लूकोज लेवल हो गया बॉडी के ब्लड में, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और वो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि एनर्जी के एब्सेंस में, सॉरी ग्लूकोज की एब्सेंस में हमारी बॉडी के जो न्यूरॉन्स हैं वो मरना शुरू हो जाएंगे। और आपको पता है कि न्यूरॉन्स की जो डेथ होती है वो परमानेंट होती है, न्यूरॉन्स की जो डेथ होती है वो परमानेंट डेथ होती है। अगर न्यूरॉन्स मर गए तो इज अ मेजर क्रिटिकल प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये समझने वाली बात है कि बॉडी के अंदर कम से कम 70 मिलीग्राम % ग्लूकोज बॉडी ब्लड के अंदर चाहिए ही चाहिए। तो अब ये क्या कर रहा है, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इस प्रोसेस को करवाने के लिए, इस प्रोसेस को रखने के लिए बॉडी को एनर्जी चाहिए। बॉडी को एनर्जी कौन प्रोवाइड करवा रहा है, लिपिड का लिपोलाइसिस करके ये एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है। इसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी के ब्लड के अंदर ग्लूकोज का मेंटेनेंस प्रॉपर बना रहता है। तो ये क्या काम करता है कार्बोहाइड्रेट पर, ये कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करवाता है, बॉडी सेल्स को यूज करने से रोकता है। इट्स रिटार्ड टू यूज ऑफ ग्लूकोज बाय बॉडी सेल के द्वारा, मतलब कि ग्लूकोज के यूज को क्या करता है, रिटार्ड करता है। क्या करता है, रोक देता है उसको, मतलब कि बॉडी की सेल्स को ग्लूकोज का यूज करने से, मतलब यूज नहीं करने देता। वो क्यों नहीं करने देता, क्योंकि वो उसको न्यूरॉन्स केवल और केवल ग्लूकोज से ही एनर्जी ले सकता है और उसका लिए एनर्जी का कोई सोर्स नहीं होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो मुझे ये समझ में आ गया कि बॉडी के अंदर जब एनर्जी ग्लूकोज से नहीं ली जाएगी तो किससे ली जाएगी, वो लिपिड से ली जाएगी। वो फैटी एसिड्स के फॉर्म में फ्लो होते हैं बॉडी के अंदर, एक मोबाइल लिपिड के फॉर्म में बॉडी के अंदर फ्लो होते हैं। वहां से उसका ऑक्सीडेशन करवा के, उसका हाइड्रोलाइसिस करवा के फिर उसको उससे बॉडी के अंदर क्या लिया जाता है, यूज किया जाता है कि कैसे एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो मुझे ये तीन इसके ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इसके फंक्शन समझ में आए। इसके फंक्शन में हमने देखा कि इसका मेटाबॉलिक फंक्शन क्या है, कैसे ये बॉडी का ग्रोथ करवाता है। मैं आपको छोटे से डायग्राम के द्वारा समझाता हूं कि कैसे इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं और कैसे ये फंक्शन बॉडी के अंदर करता है।
एक्चुअल में क्या होता है, जब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बॉडी के अंदर सीक्रेट होता है, बॉडी के अंदर जब सीक्रेट होता है तो ये डायरेक्टली बॉडी की ग्रोथ को मतलब कि इफेक्ट नहीं डालेगा, ये किसी और के थ्रू करवाता है। जब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बॉडी के अंदर आएगा, बॉडी के अंदर जब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आएगा तो ये दो प्रकार से काम करेगा, दो प्रकार से ये फंक्शन करेगा बॉडी के अंदर। नंबर वन इसका जो फंक्शन होगा, नंबर वन फंक्शन होगा ग्रोथ प्रोमोटिंग, ग्रोथ प्रोमोटिंग फैक्टर की तरह। पहला काम तो कैसे करेगा, ग्रोथ प्रोमोटिंग फैक्टर की तरह काम करेगा। ग्रोथ प्रोमोटिंग फैक्टर की तरह कैसे काम करेगा, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आकर लिवर पर इफेक्ट करता है। लिवर क्या करता है, कुछ छोटे छोटे प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स बनाता है जिन्हें आईजीएफ कहा जाता है, आईजीएफ फर्स्ट कहा जाता है। इन्हें पहले सोमेटोमेडिन भी कहा जाता था, इनका पहले क्या कहा जाता है, इनको सोमेटोमेडिन भी कहा जाता था। और ये आईजीएफ को जो है आगे चलकर क्या बनाते हैं, बोन में और सॉफ्ट टिश्यू में, सॉफ्ट जो टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यू की क्या करवाता है, ग्रोथ कॉजेज करवाता है। क्या करवाता है, ग्रोथ करता है। तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जब बॉडी के अंदर आएगा वो लिवर पर आकर एक्ट करेगा और वहां से कुछ छोटे छोटे बायोमोलिक्यूल्स बनेंगे, प्रोटीन के जैसे स्ट्रक्चर्स बनेंगे जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इसको क्या कहा जाता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर या सोमेटोमेडिन कहा जाता है। ये सोमेटोमेडिन जो होते हैं वो बोन्स और सॉफ्ट टिश्यू पर जाकर क्या करेंगे, ग्रोथ करवाएंगे। क्या करवाएंगे, दूसरा इसका जो फंक्शन होता है वो एंटी इंसुलिन फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है, एंटी इंसुलिन फंक्शन होता है। ये एंटी इंसुलिन फैक्टर की तरह काम करता है। अब आपको पता है इंसुलिन जो है, इंसुलिन के बारे में, जो पैनक्रियाटिक इंसुलिन है, इंसुलिन के जो है पैनक्रियाज की बीटा सेल से जो सीक्रेट होता है इंसुलिन, उसका फंक्शन क्या होता है बॉडी के अंदर। इंसुलिन क्या करता है कि बॉडी के ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम करता है। पहला काम क्या है इंसुलिन का, कि बॉडी के ब्लड के अंदर ग्लूकोज को क्या करता है, कम करता है। वो ग्लूकोज को लिवर सेल्स के द्वारा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाने का काम करता है, ठीक है। और लिपिड को क्या करवाता है, फैटी एसिड, सॉरी लिपिड को जो या फैटी एसिड्स को क्या करवाता है, वो क्या करवाता है, एनाबोलिज्म करवाता है और एडिपोज टिश्यू में स्टोर करने का काम करता है। तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के जो दो काम है, दोनों के दोनों इंसुलिन के अपोजिट होते हैं। ये लिपिड का क्या करवाता है, लिपोलाइसिस करवाता है। लिपिड का क्या करवाता है, लिपोलाइसिस करवाता है। और कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, ब्लड में मेंटेन करता है, रेगुलेट द ग्लूकोज लेवल। ये क्या करता है, रेगुलेट ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। ग्लूकोज का लेवल जो है वो क्या करता है, रेगुलेट करता है। क्या करके, बढ़ाकर, मतलब ये मेंटेन रखता है 70 मिलीग्राम तक। यानी कि लिपिड का यूज ये एनर्जी के फॉर्म में करवाएगा और ग्लूकोज को क्या करेगा, बॉडी सेल्स को यूज लेने से बनाकर रोकेगा। तो ये एंटी इंसुलिन का तरह काम करेगा, एंटी इंसुलिन फैक्टर की तरह कार्य करेगा। तो हमको ये एक अच्छे से समझ में आ गया कि ह्यूमन जो ग्रोथ हार्मोन है वो कैसे करता है, ग्रोथ प्रोमोटिंग फैक्टर की तरह कार्य करता है और किसकी तरह कार्य करता है, एंटी इंसुलिन फैक्टर की तरह कार्य करता है। तो आई होप आपको ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की जो है फंक्शन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और भी अगर कोई क्वेरीज होती है आपकी तो आप कमेंट्स में मुझे इसके इनके बारे में डाल सकते हैं कि कोई भी क्वेरी है आप अच्छे से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से होने वाली जो है एब्नॉर्मलिटीज क्या है, कैसे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स की कमी से या इसकी हाइपरनेस से एब्नॉर्मलिटीज बॉडी के अंदर आती है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो देखेंगे हम लोग। लेट्स सी स्टार्ट अबाउट द एब्नॉर्मलिटीज, यानी कि असामान्यताएं। क्या असामान्यताएं जो है वो क्या क्या है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स की क्या क्या असामान्यताएं हैं। चलिए बात करते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की जो है असामान्यताओं के बारे में। हमको पता है कि या तो ग्रोथ हार्मोन कम आएगा या ज्यादा आएगा। कम आएगा तो उसको हम लोग हाइपोसिक्रेशन कहेंगे और ज्यादा आएगा तो उसको हम लोग हाइपर सिक्रेशन कहेंगे। हिंदी में अगर अपन बात करें तो अगर कम हार्मोन्स की सिक्रेशन होता है, यानी हार्मोन का सिक्रेशन जो है कम हो जाता है तो उसे अल्प स्त्रावण, और अधिक होता है तो अति स्त्रावण कहते हैं। तो हम लोग बात करते हैं इसके दो जो है एब्नॉर्मलिटीज होती है। नंबर वन क्या होता है, एक तो होता है हाइपोसिक्रेशन, दूसरा कौन सा होता है, हाइपर सिक्रेशन। कौन सा होता है, बहुत अच्छे से ध्यान देने वाली बात है, बहुत बार इसके क्वेश्चंस आते हैं एब्नॉर्मलिटीज के, बहुत बार, बहुत कंपटीशन एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस आते हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए हाइपोसिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन, अगर इसकी क्वांटिटी कम हो गई, ये सिक्रेशन बहुत कम हो गया, तब उसको क्या कहेंगे आप लोग, हाइपोसिक्रेशन। अगर इसका सिक्रेशन बढ़ गया तब उसको आप क्या बोलोगे, हाइपर सिक्रेशन। बट इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है टाइम, कब सिक्रेशन होगा।
ऐसे नहीं सुबह शाम को, ऐसी बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ टाइम्स, मतलब पीरियड्स, वो लाइफ का कौन से पीरियड में कब। या तो अगर हाइपोसिक्रेशन कब हो जाए, हाइपोसिक्रेशन किस में हो जाए, चाइल्डहुड कंडीशन में हो जाए। कौन सी कंडीशन में हो जाए, अगर चाइल्डहुड कंडीशन में हाइपोसिक्रेशन हो जाता है, यानी जीएच हार्मोन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और कमी होने की वजह से क्या हो जाएगा कि एक किसी भी पर्सन के अंदर अगर इसका सिक्रेशन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि उसकी नॉर्मल ग्रोथ नहीं होगी। नॉर्मल ग्रोथ नहीं होगी तो बच्चा क्या रह जाएगा, ड्वार्फ रह जाएगा, बोना रह जाएगा। और ऐसे बोने को हम लोग क्या कहते हैं, मिडजेट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ड्वार्फिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ड्वार्फिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा साहब, ड्वार्फिज्म, बच्चा बोला रह जाएगा, उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। अब मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जब बॉडी के अंदर आता है तो प्रोपोर्शनेट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सॉफ्ट टिश्यू और बोन्स यानी हार्ड टिश्यू दोनों की बराबर क्वांटिटी में ग्रोथ होती है, दोनों की बराबर क्वांटिटी में ग्रोथ होती है। और ऐसे ड्वार्फिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ड्वार्फ, पिट्यूटरी ड्वार्फ कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ड्वार्फ कहा जाता है। और ऐसे पर्सन को हम लोग क्या कहते हैं, मिजेट्स कहते हैं। और ये मिजेट्स जो है आपको नॉर्मल दिखाई देंगे, दिखाई देने में नॉर्मल होंगे, लेकिन इसकी हाइट कम होगी, इनकी ग्रोथ कम होगी। लेकिन यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये जो ड्वार्फिज्म है वो थायराइड ड्वार्फिज्म से, इनसे कौन से ड्वार्फिज्म से, जो थायराइड ड्वार्फिज्म जो होता है उससे बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इस ड्वार्फिज्म में और इस ड्वार्फिज्म में आपको डिफरेंशिएट करना है। इस ड्वार्फिज्म में और इस ड्वार्फिज्म में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। पिट्यूटरी जो ड्वार्फिज्म होता है, पिट्यूटरी जो ड्वार्फिज्म होता है, ये फिजिकली रिटार्ड होते हैं। दे आर फिजिकली रिटार्ड बट दे आर नॉट मेंटली रिटार्ड। दे आर नॉट मेंटली रिटार्ड, ये मेंटली रिटार्ड नहीं होते। इनका जो मेंटली जो मैच्योरेशन जो फंक्शन है या मेंटली जो डेवलपमेंट होता है बहुत अच्छा होता है। ये मिजेट्स जो है आपको जनरली आपको कहां दिखाई देते हैं, सर्कस वगैरह के अंदर दिखाई देते हैं, या जहां पर भी ऐसे कोई वो लाफिंग चैलेंज वाले जो होते हैं वहां पर आपको ये दिखाई देते हैं। ठीक है, आपको पता है कि हंसाना कोई आसान काम नहीं होता, उस हंसा वही सकता है जिसका मेंटली मैच्योरेशन बहुत हाई लेवल का होता है। सो दैट्स व्हाई अच्छे से ध्यान रखना कि ये जो पिट्यूटरी ड्वार्फ होता है वो केवल फिजिकली रिटार्ड होते हैं, फिजिकली उनका ग्रोथ नहीं होता, लेकिन मेंटली ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। थायराइड ड्वार्फिज्म में, थायराइड ड्वार्फिज्म एक अलग चीज होती है। इस ड्वार्फिज्म में क्या होता है कि पर्सन मेंटली रिटार्ड भी होता है, फिजिकली रिटार्ड भी होता है और गोनेडल रिटार्ड भी होता है। तीनों प्रॉब्लम्स आती है, तो आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। थायराइड ड्वार्फिज्म और पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म में दोनों में ये बहुत अच्छे से डिफरेंस कर लेना है। और ऐसी प्रॉब्लम को हम एटेलियोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एटेलियोसिस भी कहा जाता है। इस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, एटेलियोसिस भी कहते हैं। इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, तो मुझे ये समझ में आ गया कि हाइपो जब सिक्रेशन होगा, हाइपो जो सिक्रेशन हो रहा है, हाइपो सिक्रेशन अगर चाइल्डहुड कंडीशन में आता है, चाइल्डहुड कंडीशन में जब आता है तब इससे क्या प्रॉब्लम होती है। इससे पहली प्रॉब्लम ये होती है कि ड्वार्फिज्म हो जाता है। क्या हो जाता है, ड्वार्फिज्म हो जाता है। और ऐसे ड्वार्फिज्म को हम क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ड्वार्फ कहते हैं। क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ड्वार्फ कहते हैं। और इन ड्वार्फ पर्सन को हम क्या नाम देते हैं, मिजेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मिजेट्स कहते हैं। और इस पूरी प्रॉब्लम को हम क्या कहेंगे, क्या वर्ड यूज लेंगे, एटेलियोसिस। एटेलियोसिस कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, एटेलियोसिस।